एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए और अब जो जुलाई का मंथ आने वाला है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस तरीके का चार्ट आपको नजर आएगा जब भी आप अपना जुलाई का गोचर अपने कुंडली में अप्लाई करेंगे। ये आपका लगन चार्ट है और लगन चार्ट में कुछ इसी तरीके से आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिखेगी। हालांकि इस प्लेसमेंट में कुछ बदलाव मंथ के मध्य में जरूर आपको नजर आ सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले विचार करेंगे गोचरीय स्थितियों पर, उसके बाद देखेंगे आप इस मंथ को किस तरीके से प्लान कर सकते हो आपके कैरियर के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका मैरिज वगैरह या रिलेशनशिप वगैरह के हिसाब से। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम विचार कर लेते हैं गोचरीय स्थितियों पर। गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से जुलाई मंथ के दौरान रहने वाली हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की इस गोचर के दौरान, और सूर्य लगभग 16 जुलाई तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में आगे बढ़कर। बुध का गोचर 7 जुलाई से मिथुन राशि में होगा और ये वक्री स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र के गोचर को तो 4 जुलाई से ये सिंह राशि में आ रहे हैं और लगभग पूरे महीने यहाँ गोचर करेंगे। मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में, वहीं बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में रहेंगे और शनि का गोचर मीन राशि में ही अभी रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 1 जुलाई को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं पर राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं। जहां पर राहु कुंभ राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी आपको सिंह राशि में ही गोचर में दिखेंगे। तो गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से आपके लिए ये पूरा मंथ रहेगा या किस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके मंगल है और मंगल का गोचर लगभग इस मंथ में देखा जाए तो आपके दूसरे घर में होगा, जहाँ लग्नेश और आपके अष्टमेश होकर मंगल आ रहे हैं। तो यहाँ मंगल लग्नेश होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की, घर की काफी अच्छे से जिम्मेदारी लेंगे। वाणी स्थान पे मंगल के आने से वाणी में थोड़ा एग्रेशन जरूर आपके आ जाएगा, तो फैमिली के साथ या दूसरे जिन भी लोगों के साथ आप वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन में आएंगे, उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा होने से अपने आप को बचाएं। यहाँ का मंगल आपको वेल्थ के मामले में काफी अधिक सपोर्ट करेगा। आपका कोई प्रॉपर्टी डीलिंग अगर है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर कुछ इस प्रकार का अन्य कार्य करना चाहते हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी प्लान कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई पैसा रुका हुआ है, कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है या आपका कोई लैंड वगैरह है जो सेल नहीं हो रहा, तो इस समय उसके पूरे चांसेस होंगे। मेनली हम ये मान ही सकते हैं कि यहाँ पर जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए मंगल की जो स्थिति है, क्योंकि मंगल यहाँ अष्टमेश है तो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट वो रहेंगे और अपने से सेकंड में वो रहेंगे यहाँ पर लग्नेश होने के साथ साथ। तो इस वजह से यहाँ पर प्रबल रूप से धन के योग या संपत्ति के योग इस मंथ में आपके लिए बन रहे। अब मंगल है वो अचीवमेंट्स को दिखाते हैं हमेशा। मंगल काफी ज्यादा फायरी है। मंगल में कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, या आपके अंदर जो फायर पावर है, जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा आ जाती है। इस दौरान आप कोई बहुत बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं अपने प्रॉपर्टी संबंधी, अपने धन संबंधी मामलों में। हालांकि आपको रिस्क को काफी अच्छे से मैनेज करके ही आगे कार्य करना चाहिए। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो मंगल का यहाँ से जो सबसे पहले दृष्टि आएगा वो आपके पंचम घर पे पड़ेगा, जहाँ पर पंचम घर पर मंगल का दृष्टि आपको काफी हद तक हेल्प करेगा आपके लिए। जैसे शेयर बाजार वगैरह में अगर आप डील करते हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह या किसी भी प्रकार का अन्य इनकम सोर्स के मामले में, फिर यहाँ मंगल आपको हेल्प करेंगे काफी तेजी से सोचने, काफी तेजी से फैसले लेने या विचार करने के लिए। लेकिन ऐसा मंगल थोड़ा रिश्तों के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु और शुक्र का गोचर भी रहने वाला है। तो यहाँ मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से तो मंगल की जो दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी जरूर ही। लेकिन फिर भी मंगल आपको डिसीजन लेने में, आपको आपकी क्रिएटिव मामलों में काफी सपोर्ट करने वाले। साथ ही साथ वो आपके व्यवहार में थोड़ी उग्रता लाने वाले, आपके निर्णयों में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एग्रेसिव दिखाने वाले। मंगल का दृष्टि फिर होगा अपने ही घर पे, तो अपने घर को वो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको अपने इन लॉज के साथ मिलकर कोई काम करना है या ऑलरेडी उनके साथ आपकी कोई भी पार्टनरशिप चल रही है तो वहां स्थिति काफी बेटर होगी। साथ ही साथ आपको अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई आपका काम है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। मंगल का यहाँ दृष्टि होने से यहाँ आपके चार्ट में यदि कोई प्लैनेट बैठा है आपके जन्म के समय का, वो जरूर मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा, तो वो प्लैनेट भी काफी एक्टिवेट हो जाएगा। मंगल का दृष्टि अष्टम पर पड़ने का मतलब है आप रिसर्च में काफी अच्छा कर सकते हैं, आप अष्टम भाव से जुड़े रहस्यों को काफी अच्छे से जान सकते हैं, या कोई भी प्रकार का अन्य रिस्क भी आप अपने अष्टम भाव को लेकर ले सकते हैं। इस प्रकार से मंगल आपको कुछ गुप्त धन के स्रोतों के माध्यम से भी काफी ज्यादा धन लाभ करवाने वाले हैं, या आपको अपने माता पिता से या अपने इन लॉज की फैमिली से। लेकिन देखिए ऐसा जो मंगल है कभी कभी आपके अंदर बहुत ज्यादा उग्रता ला सकता है और आपके कुछ अन्य रिश्तों में भी।
फिर मंगल का दृष्टि यहाँ से आ जाएगा आपके नवम घर पे। नवम घर पे मंगल का दृष्टि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा विदेश जाने, लंबे दूरी का कोई टूर करने, कोई आध्यात्मिक ट्रेवल करने, और ये आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम सोर्सेज के मामले में या कुछ नया काम अगर आप अपने लिए देख रहे हैं, कुछ नई स्टार्टिंग आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसके लिए मंगल का ये गोचर काफ़ी बेहतरीन रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र पर विचार कर लेते हैं। शुक्र दूसरे घर के लॉर्ड है और शुक्र आपके पंचम घर में गोचर कर रहे हैं, साथ ही वो सप्तमेश भी हैं। अब लेकिन शुक्र इस मंथ में आ रहे हैं यहाँ केतु के साथ। देखिए शुक्र का क्योंकि 4 जुलाई से यहाँ पे गोचर स्टार्ट होगा, तो आपका अगर पहले से कोई प्रेम संबंध है तो हो सकता है आप उस प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बोरिंग महसूस कर रहे हो, या तो हो सकता है आप अगर अपने लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप तलाश रहे हैं, अगर अगर कहीं ना कहीं आप किसी से मैरिज वगैरह करने के लिए विचार कर रहे हैं, या अपना कोई आपका कॉन्टेक्ट में है कोई आपका खास पर्सन जिससे आप अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ केतु के होने से प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा संतुष्ट कम होंगे, या सामने वाले में आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। तो पहले से अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है, कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, किसी से कोई दोस्ती है, तो वहां से आप दूर हटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नया अफेयर नया रिलेशनशिप के लिए आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र वैसे तो आपको यहाँ काफी क्रिएटिव बनाते हैं, लेकिन अब क्योंकि पंचम भाव की एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे, तो आपको अपने लिए स्वयं के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको यहाँ काफी हेल्प कर रही है इस प्रकार से। फिर शुक्र यहाँ क्योंकि वो सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को अब जरूर ही विचार करिए, क्योंकि सप्तमेश शुक्र आपके केतु के साथ आ गए तो मैरिज में असंतुष्टि, पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद या पार्टनर से थोड़ी डिटैचमेंट इस समय महसूस हो सकती है। और शुक्र आपको अगर आप मैरिड हैं तो किसी दूसरे रिलेशनशिप या अफेयर की तरफ भी ले जा सकता है। ऐसा शुक्र आपके धन संबंधी मामलों के लिए काफी अच्छा साबित होगा, जहां पर जो शुक्र का दृष्टि है वो आपके 11वें घर पे रहेगा। लेकिन यहाँ राहु के प्रभाव में भी शुक्र रहेंगे, बट राहु की तुलना में तो वैसे केतु का ही प्रभाव यहाँ सबसे ज्यादा रहने वाला है। फिर शुक्र का जो दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रहा है वो कुछ खास आपको फायदा नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ शुक्र का जो एनर्जी वो केतु अपने में समाहित कर लेंगे, जबकि यहाँ राहु आपके 11वें घर को काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शुक्र का प्रभाव यहाँ उतना अधिक नहीं रहने वाला। अब मान लो अगर आपका शुक्र कहीं ना कहीं राहु से दृष्ट है चार्ट में, या ये वाला जो गोचर वाला राहु है उससे अगर दृष्ट है, या राहु के साथ ही बैठा हो, तब जरूर आप कुछ ज्यादा बेटर परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ विचार करेंगे बुध पर। बुध आपके तीसरे घर के लॉर्ड और आपके छठे घर के लॉर्ड हैं। फिलहाल बुध वक्री स्थिति में चलेंगे। वक्री स्थिति में चलेंगे तो हर प्रकार के कार्य के लिए आपको डबल डबल एफर्ट करना पड़ सकता है, सोचने विचारने फैसला लेने के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा इस समय समय लग सकता है, और अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करने में। हालांकि सूर्य का अगर आपके चार्ट में काफी अच्छा प्रभाव है, या सूर्य काफी क्लोज है आपके चार्ट में बुध के, तो वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपके चार्ट में बुध की प्लेसमेंट कैसी है। देखिए अभी बुध क्योंकि वक्री रहेंगे, वक्री होने से आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है, आपको कोई ऐसी जगह पे अपनी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी है, या कोई जवाब आपको देना है, किसी को कोई रिप्लाई देना है, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। बुध यहाँ से फिर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके नवम घर पे, तो वो हायर स्टडीज के लिए आपको काफी तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपके जो निर्णय हैं उन पर आपको ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब लेकिन बुध अपने ही घर में रहेंगे, और लेकिन वो वक्री रहेंगे, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के मामले में थोड़े उतने बेटर रिजल्ट आने की संभावना कम ही है। उसके बाद यहाँ से विचार करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके यहाँ पर 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपके 10th हाउस में रहेगा। 10th हाउस में रहेगा तो कैरियर के लिए कोई आप बड़ा फैसला इस मंथ के स्टार्टिंग में ले सकते हैं। साथ ही साथ कैरियर के लिए आपका कोई टूर होगा, फैमिली से कहीं दूर जाएंगे आप, कहीं दूसरे स्टेट में कहीं दूसरी सिटी में आप जाएंगे, तो ट्रेवलिंग होने के चांसेस काफी प्रबल रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे 11वें घर में। 11वें घर में इनका ये वाला जो गोचर होगा वो आपको अचानक से कोई धन लाभ करवा सकता है, लेकिन थोड़ा एंग्जाइटी में डाल सकता है, आपको थोड़ा पैसे के लिए लालची भी कभी कभी बना सकता है। फिर यहाँ से इनका जो एस्पेक्ट है चंद्रमा का वो वैसे यहाँ रहेगा, लेकिन चंद्रमा क्योंकि राहु से ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे, तो यहाँ आपको भ्रम से बचना होगा। फिर चंद्रमा चले जाएंगे 12वें घर में, जहाँ पर वो आपको काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कोई पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, ध्यान साधना वगैरह कर रहे हैं, कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन मामलों में यहाँ चंद्रमा का ज्यादा सपोर्ट रहेगा। निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी फिर भी होगी आपको। उसके बाद सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य आपके पंचमेश है। आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो वो यहाँ मिथुन राशि में रहेंगे। लगभग 16 जुलाई तक इनका ये गोचर रहेगा मिथुन में।
16 जुलाई तक सूर्य आपको बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बुध तो यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो सूर्य हैं वो आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। तो फिर भी सूर्य आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आपको लाइफ में इस समय कोई बड़ी रिस्क लेनी है, कोई बड़ा फैसला करना है, कोई बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी है, कैरियर के लिए स्पेसिफिक कोई प्लानिंग करनी है, साथ साथ में कोई भी आपको कठोर से कठोर अपनी लाइफ में फैसला लेना हो, यहाँ पे सूर्य का सपोर्ट आपको मिलेगा 9th हाउस के लिए भी, क्योंकि अपनी दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो 9th हाउस पे पड़ेगी। तो ये उच्च शिक्षा में सपोर्ट करेंगे आपको, देश विदेश की यात्रा करने, कोई आध्यात्मिक टूर वगैरह करने। साथ साथ में इस समय आप अपने पिता से या अपने गुरुजनों से कोई अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। इस हिसाब से फिर सूर्य अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे और फिर वो आ जाएंगे फोर्थ हाउस में। देखिए फोर्थ हाउस में सूर्य का जो गोचर होगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद होगा, और ये गोचर बेहतरीन रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गुरु उच्च की स्थिति में रहेंगे। इससे सूर्य और गुरु के दोनों के एक साथ कंजक्शन में आने से कैरियर में आपको काफी बूस्ट मिल पाएगा। साथ ही साथ घरेलू मामलों पर हो सकता है आपको उतना ज्यादा ध्यान ना रहे। अगर घरेलू मामलों की तरफ फोकस करते भी हैं तो आप अपने परिवार को काफी डोमिनेट करेंगे। तो सूर्य का गुरु के साथ आना कहीं ना कहीं बेटर डिसीजन लेने के लिए अच्छा है। डिसीजन लेने के साथ साथ आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा, और कुछ बेटर ऑप्शंस आपके सामने होंगे जब भी आप अपने कैरियर के लिए देखेंगे, अपने फैमिली रिलेशंस के लिए देखेंगे। लेकिन देखिए सूर्य और गुरु का एक साथ आना कहीं ना कहीं काफ़ी डोमिनेटिंग बना देता है कभी कभी आपको। तो रिश्तों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ज़्यादातर केस में सूर्य आपको थर्ड हाउस चाहे वो फोर्थ हाउस में रहें, दोनों ही भाव में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। लेकिन गुरु के साथ उनके आने के बाद कहीं ना कहीं सूर्य के और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिलहाल अब गुरु के ही बारे में बात करते हैं। गुरु आपके नवम घर के और 12वें घर के स्वामी हैं। फिलहाल गुरु गोचर करेंगे यहाँ फोर्थ हाउस में। तो लगभग जो सूर्य की यहाँ स्थिति बन रही है 16 जुलाई के बाद में, तो सूर्य के आने के बाद गुरु के परिणाम इस मंथ में आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। वैसे गुरु आपको आध्यात्म के लिए, धार्मिक मामलों के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और कैरियर के लिए भी। गुरु यहाँ से सबसे पहले दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम घर पर, जहाँ मंगल का स्वयं का भी दृष्टि यहाँ होगा। तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, कोई रिसर्च करने, अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को जानने के लिए ये मंथ आपके लिए सपोर्टिव है। साथ ही साथ आप कोई रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हैं या अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी अन्य काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको फायदा मिल पाएगा। गुरु का दृष्टि आपको यहाँ कैरियर में भी काफी हेल्प करेगा, आपके नेम फेम के लिए, कैरियर के लिए। लेकिन सूर्य के यहाँ गुरु के साथ आने के बाद यहाँ कुछ ज्यादा बेटर आपको सपोर्ट मिल पाएगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि यहाँ रहेगा तो विदेश यात्रा करने के लिए अच्छा है। विदेश में सेटलमेंट का अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी इस प्रकार का अन्य कार्य करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह करने का अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता इस समय में मिल सकती है। हाँ, यहाँ लेकिन उच्च का गुरु है। उच्च का गुरु होने से परिवार के सदस्यों के लिए कुछ बड़े खर्चे करवा सकता है, स्पेशली आपके जो परिवार के वर्ग लोग हैं उनके लिए। इस समय आप अपने माता जी को काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए देखेंगे और उनका जो योगदान रहेगा आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा अपनी खुद की सेहत की तुलना में परिवार के सदस्यों की सेहत को आप ज़्यादा प्रायोरिटी इस समय दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ सूर्य के आ जाने से जो सूर्य गुरु का कंजक्शन बनेगा वो आपके कहीं ना कहीं कैरियर को ज़्यादा प्राथमिकता देता हुआ दिखाएगा आपको। साथ ही कैरियर में नेम फेम अच्छा मिलने के साथ साथ आपके सैलरी में इंक्रीमेंट या कुछ प्रमोशन वगैरह की संभावनाएं बनती हैं और आप अपने ज्ञान को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। फिर यहाँ 10th और 11th हाउस के लॉर्ड शनि के बारे में विचार करते हैं। शनि फिलहाल आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर अभी काफी समय से अभी मीन राशि में ही है और यहीं ये रहने वाले हैं। देखिए ये उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा कराएगा जो अभी विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी कैरियर रिलेटेड कार्य या अपने स्टडीज वगैरह के लिए। बेसिकली जिन लोगों का फॉरेन से कुछ इनकम होता हो या जिनका प्रोफेशन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी संबंध अगर विदेश से हो, तो शनि का यहाँ आपको काफी बेहतरीन सपोर्ट रहने वाला है। शनि यहाँ सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे दूसरे घर पर, जहाँ पर वो फैमिली के साथ आपको थोड़े बहुत मतभेद दिला सकते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ ऑलरेडी है। तो हो सकता है आपका अगर शनि वक्री ना हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है यहाँ पर आपको, लेकिन मंगल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है शनि की तुलना में, क्योंकि शनि आपके कार्यों में थोड़ा बहुत व्यवधान डाल सकते हैं। शनि का फिर दृष्टि होगा छठे घर पे। छठे घर पे शनि का दृष्टि आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा अपने रूटीन में कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी लाने के लिए, अपने रूटीन को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए, साथ ही साथ अपना हर काम समय पर करने के लिए। तो ऐसा शनि आप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेशन या अनुशासन लाएगा। उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाता है आपके नवम घर पे। नवम घर पे शनि का दृष्टि आपको अध्यात्म या धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उच्च शिक्षा के लिए भी।
अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं इस मंथ में कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। देखिए यहाँ राहु और केतु का गोचर भी फिलहाल हो रहा है, लेकिन राहु और केतु के गोचर में फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं है और ऑलरेडी हम इस गोचर को पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में राहु और केतु के बारे में कोई भी अभी चर्चा नहीं करने वाले। इसके बाद अब अच्छे दिनों के विचार कर लेते हैं। अच्छे दिनों में देखा जाए मेष लगन वाले जातकों के लिए तो 10 से 15 तारीख तक, साथ ही साथ आपके लिए 21, 22 और 26 और 27 ये दिन इस जुलाई के महीने में काफ़ी बेटर हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार बार अटक रहा है, जिस काम में आपके कोई व्यवधान आ रहा है, आपका काम अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो आप इन दिनों का प्रयोग कर सकते हैं। इन दिनों में उन कार्यों को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ खराब दिन जहां पर आपको कुछ डिफिकल्टीज सामने आ सकती है, मेनली जब चंद्रमा गोचर करेंगे कन्या राशि में, तो 18 से 20 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि आपका रूटीन सही हो, अच्छा हो और आप रूटीन लाइफ में काफ़ी कंफर्टेबल हो। चंद्रमा का गोचर जो स्कॉर्पियो में होगा तो ये 23 से 25 तक होगा, यानी 3 दिन तक के लिए। ये दौरान आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह सकता है, आपको हर कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ सकती है। साथ ही आपके आर्थिक मामलों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब 6 और 7 को होगा आपके 12वें घर में, 12वें घर में यहाँ पर हो सकता है आप मानसिक तौर पर उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो इन 2 दिनों को अवॉइड जरूर कर सकते हैं। साथ ही 6 और 7 को कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है जो कि आपके खुद के इंडिविजुअल किसी कार्य के लिए या फैमिली के सदस्यों की सेहत के लिए हो सकता है। तो ये कुछ दिन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो जुलाई का जो महीना है वो कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही साथ आपका रुका हुआ कहीं पैसा है वो आपको मिल सकता है, आपके लिए अर्निंग्स बढ़ सकती है, आपका जो मैनेजमेंट है अपने धन का या अपने पैसे का वो काफ़ी बेटर हो सकता है। तो इस हिसाब से इस मंथ को आप प्लान कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।